नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न केवल नेट की परीक्षा में बल्कि हमारी बीए की कक्षाओं में या यूं कहें हमारे जीवन से बड़ा संबंधित विषय है, जो कि है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित नेट में 2 क्वेश्चन आते हैं और बड़े सरल क्वेश्चन वो होते हैं अगर हम उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें तो। इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी आपको होती नहीं है। पर्यावरण को जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो हमें बड़ा सरल भी लगता है। इसलिए साथियों, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पर्यावरण होता है। मैं राजेंद्र राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैं अब ये बात नहीं करूंगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषाएं किसने क्या दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और बड़े छात्र हैं। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कर लिया है या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में आप लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए इस पर ज्यादा डीपली मुझे बात करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। तो मैं सीधा उन महत्वपूर्ण विषयों पर आऊंगा जो कि नेट की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और नेट के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। इंग्लिश में इसको एनवायरमेंट कहते हैं। परि का अर्थ है पृथ्वी या भूमंडल या भूभाग या भूगोल या विश्व, और आवरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए। तो ये पर्यावरण की इतनी छोटी सरल परिभाषा है जिसको कि एक बच्चा भी जानता है। तो अगर कहीं आपको लिखित में लिखने के लिए कहीं पेपर में आता है तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और बहुत विस्तार भी इसको कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए कौन है। तो हम देखते हैं पृथ्वी को चारों ओर से या तो जल ने घेरा हुआ है, या वायु ने घेरा हुआ है, या जैवमंडल ने घेरा हुआ है, या वायुमंडल ने या जो स्थल मंडल है इसने पृथ्वी को अपने चारों ओर से घेरा हुआ है। तो अगर हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो पृथ्वी पर मौजूद जैविक और अजैविक तत्व के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। साथियों, अब हम आते हैं पर्यावरण के घटक पर, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण के घटक हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, अप्राकृतिक जो कि मानव ने निर्मित किए हैं। मानव ने कहीं बहुत छोटी छोटी चीजों का निर्माण किया है तो कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण भी किया है। तो प्राकृतिक तत्वों में हम देखते हैं जल, स्थल, भूभाग, वायु, ये सारे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और दूसरा मैंने बताया अप्राकृतिक या मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में जैसे भवन है, बड़े बड़े झीलों का निर्माण भी मनुष्य ने किया हुआ है, सड़कों का निर्माण मनुष्य ने किया हुआ है, भवनों का निर्माण मनुष्य ने किया हुआ है, पार्क, प्राकृतिक झील, इस प्रकार जिन भी चीजों का निर्माण मनुष्य ने किया है इन्हें हम अप्राकृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक को अन्य रूप में भी बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण जिसमें कि जीवन है और अजैविक पर्यावरण जिसमें कि जीवन नहीं है। जैविक को इंग्लिश में लिविंग और अजैविक को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैविक पर्यावरण को बायोटिक और अजैविक पर्यावरण को अबायोटिक भी कहा जाता है। जैविक या बायोटिक पर्यावरण के अंतर्गत पेड़, पौधे, पशु, मानव या जितने भी प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर हैं जिनमें जीवन है, जो बड़े होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो प्रजनन करते हैं, इनको हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी वस्तुएं आती है जिनमें कि जीवन नहीं है, जैसे जल, वायु और जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं उन्हें अजैविक पर्यावरण कहा जाता है। एक चीज आपको और समझनी होगी, बार बार शब्द आ रहा है कि जैवमंडल। तो जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल 3 तत्वों या 3 घटकों से मिलकर बनता है, जल, वायु और स्थल। इन तीनों तत्वों से मिलकर जैवमंडल बनता है, यानी कि वह भाग जिस पर जल, वायु और स्थल तीनों तत्व जहां मिले हुए होते हैं और जहां जीवन की संभावनाएं होती हैं उसे जैवमंडल कहा जाता है। अब हम आते हैं कि पर्यावरण का कार्य क्या होता है, पर्यावरण का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण का जो कार्य है उसमें सर्वप्रथम कार्य है सप्लाई रिसोर्सेज, अर्थात
पर्यावरण हमें संसाधन प्रदान करता है। आप देखते हैं कि जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, ये जो सारे तत्व हैं ये जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं और ये सारे प्राकृतिक संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं? यह हमें पर्यावरण से मिलते हैं। तो इन तत्वों को देना पर्यावरण का कार्य होता है। और आज जो पर्यावरण के संरक्षण की बार बार बात हो रही है वो इसी कारण हो रही है क्योंकि इन संसाधनों का मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। पर्यावरण का जो दूसरा कार्य है वो है ऑब्जर्व वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ है उनको ऑब्जर्व कर लेना, पर्यावरण यह कार्य भी करता है। हाँ, आप देखते हैं कि आप बाजार जाते हैं, सब्जी लेते हैं, फल सब्जी जो भी लेते हैं, और उसके जो वेस्ट होता है, सब्जी आप बनाकर खा लेते हैं, जो उसका वेस्ट होता है उसे आप कूड़े में फेंक देते हैं और वो 2-4 दिन बाद स्वतः ही नष्ट होकर फिर पर्यावरण में या धरती के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का दूसरा कार्य वेस्ट को ऑब्जर्व करना है। पर्यावरण का तीसरा कार्य जीवन को जीने योग्य बनाना है, यानी कि सस्टेन लाइफ इसका तीसरा कार्य बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो जल, वायु, ये जो 2 तत्व हमारी पृथ्वी पर हैं, इनके बिना जीवन की संभावना ही हम नहीं कर सकते हैं। अगर जल ना हो तो कोई व्यक्ति 1 दिन से अधिक जीवित रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर वायु ना हो तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। न केवल मनुष्य, जितने हमारे पर्यावरण का जो मुख्य घटक है जंगल, उस जंगल को भी अगर वायु ना हो या जल ना हो तो वो जंगल भी समाप्त हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के पशु हैं वो भी सारे समाप्त हो जाएंगे और पूरा पर्यावरण ही समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण का जो अगला कार्य है वो है इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन जीने, जो हम जीवन जीते हैं उसकी जो प्रकृति है या जो हमारा जीवन जीने का तरीका है उसे और बेटर बनाना। आप देखते हैं कि अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पर्यावरण से हम उसको लाते हैं। अगर हमें वही घर बनाना है तो उसमें रेत, बजरी, कई चीजों की जो आवश्यकता पड़ती है वो सारी की सारी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने जीवन के लिए जो भोजन पदार्थ है उसको लाना चाहते हैं तो वो भोज्य पदार्थ भी हमें पर्यावरण से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना पर्यावरण के हम अपने जीवन को संभव मान ही नहीं सकते। आप जानते हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त बहुत से ग्रह हैं जहां पर्यावरण न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक जब भी किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वहां सबसे पहले पर्यावरण को खोजते हैं, वहां ऐसी ऐसी गैसों को खोजते हैं कि जिससे पर्यावरण निर्मित हो सके। वहां जल को खोजा जाता है, अतिरिक्त अन्य चीजों को नहीं खोजा जाता। वहां जाकर वैज्ञानिक ये नहीं खोजते कि यहाँ कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ कौन से संसाधन हैं जिससे कि हम पृथ्वी पर ले जाकर उसका व्यापार करते हैं तो हमको मुनाफा होगा, बल्कि वह ये खोजने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जल और वायु है या नहीं है, या संभावनाएं जल और वायु होने की है या नहीं है। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की जो क्षमता है, किसी चीज को वहन करने की क्षमता है, वो कितनी है। तो इस प्रश्न पर ही पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण ह्रास की बातें हम कर सकते हैं इस प्रश्न को समझने के बाद ही। तो जो पर्यावरण हमको प्रकृति ने दिया था वो बहुत ही स्वच्छ, सरल हमको पर्यावरण प्रकृति ने सौंपा था। उस पर्यावरण से प्रत्येक मनुष्य अपनी जितनी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप अपना भरण पोषण कर सकता था। आवश्यकता के लिए, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा है, आवश्यकता के लिए पर्यावरण में सब कुछ है, किंतु हमारी जो आकांक्षाएं हैं और उन आकांक्षाओं के लिए पर्यावरण के पास ऐसे 10, 15, 20 पृथ्वी भी हो जाए तब भी उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न आता है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट कितनी है। तो पर्यावरण की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जो भी हो, पर आज जनसंख्या विस्फोट या पर्यावरण के अत्यधिक दोहन के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उस पर असर पड़ा है, जिससे कि पर्यावरण ह्रास हो रहा है और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन दिक्कतों को हम
अभी आगे पढ़ेंगे। अब हमारा इसमें तीसरा टॉपिक है कि पर्यावरण ह्रास के क्या क्या कारण हैं। तो पर्यावरण ह्रास के हमारे पास दो मुख्य कारण आते हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक अप्राकृतिक कारण, यानी कि जो कारण मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक कारणों में जैसे भूकंप आता है या फिर सुनामी आती है या फिर जो ये जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचती है उसे प्राकृतिक कारण बोल सकते हैं पर्यावरण ह्रास के। और जो अप्राकृतिक कारण है उसमें जितने भी मानव निर्मित कारण हैं जो कि मानव ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का क्षरण किया है, इन कारणों को पर्यावरण के अप्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों में गिना जाता है। तो पहला कारण वह है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का इतना अधिक उपयोग किया है। जब से आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब से औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति से या प्रकृति की गोद से जितनी चीजें उसे मिल सकती है उसका इतना अधिक दोहन किया कि आज पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। तो यह पहला कारण है जिस कारण की पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य कोयला निकाल रहा है, विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ क्रूड ऑयल को निकाल रहा है, तो जिससे पर्यावरण, जिसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में जो भी कारण आ सकते हैं वो मैंने पहले में बता ही दिया है, इन्हीं में से कुछ चीजों को आप इसमें भी लिख सकते हैं। जो तीसरा कारण है वह है संसाधनों का शौकिया प्रयोग। हम जानते हैं कि मनुष्य बहुत सारी वस्तुओं का इस प्रकार प्रयोग करता है जो कि वो अपने शौक के लिए प्रयोग करता है। आप जानते हैं कि आज मनुष्य जो अमीर हैं उनके पास एक नहीं 10-10, 20-20 गाड़ियां अपने शोरूम में या अपने गैरेज में रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? शौक के लिए, कि आज इस गाड़ी में जाएंगे, कल उस गाड़ी में जाएंगे, या सुबह एक गाड़ी में जाएंगे, शाम को दूसरी गाड़ी में जाएंगे। तो मनुष्य जो ये अपना शौकिया प्रयोग करता है उससे क्या है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। तो जो ये चीजों का शौकिया प्रयोग है इसने भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों, वीडियो की समाप्ति के साथ एक क्वेश्चन आपके लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग अपना रिवीजन कर सकें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, जैव मंडल मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर बनता है? अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। धन्यवाद।